डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मांग विश्लेषण व मांग का नियम। यहाँ से रियल इकोनॉमिक्स, जो हमारी रियल लाइफ इकोनॉमिक्स होती है, वो समझने का प्रयास करते हैं कि इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या होती है। कोई भी स्टूडेंट जो बीकॉम फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहा है, आगे कहीं पढ़ रहा है, अगर उसको डिमांड का अर्थ नहीं पता या मांग का अर्थ नहीं पता, या वो ये नहीं समझा पाता है कि मांग किसे कहते हैं, तो वो दूसरे प्रश्न अटेंड करना उसके लिए असंभव सा हो जाएगा। यहाँ हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि मांग कहते किसको हैं। अर्थशास्त्र में सीधे सीधे शब्दों में मांग से अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा किसी समय विशेष पर अपनी प्रभावपूर्ण इच्छा को पूर्ण करने के लिए मांगी गई मात्रा मूल्यों के बदले में मांग कहलाती है। तो मांग के लिए कुछ चीज़ें कंपल्सरी होती है, कुछ चीज़ें आवश्यक होती है। नंबर 1, मूल्य। कोई भी वस्तु जो बिना मूल्यों के मिलती है, जैसे मंदिर में प्रसाद, पापा जी का आशीर्वाद, ये मांग की श्रेणी में नहीं आता। मांग केवल उन्हीं मूल्यों की होती है, उन्हीं वस्तुओं की होती है जिनके बदले हमें मूल्य चुकाने होते हैं। यदि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति मुफ्त में आपको छाछ दे रहा है, दूध दे रहा है, और आप उससे मांग के लेके आ रहे हैं, तो वो डिमांड या मांग नहीं है। मांग वही होगी जिसके बदले आप मूल्य चुकाओगे, डेयरी पे जाके दूध लाओगे, डेयरी पे जाके छाछ लाओगे, जिसकी कीमत चुकाओगे, वो मांग होती है। अर्थशास्त्र में मांग के लिए महत्वपूर्ण है प्रभावपूर्ण इच्छा। और प्रभावपूर्ण इच्छा को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इच्छा होती क्या है। देखिए, हर व्यक्ति की हर कार्य को करने की इच्छा होती है। आज किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, कॉलेज आना है तो उसकी इच्छा होगी, अगर वो साइकिल पे आता है तो उसकी इच्छा होगी, मोटरसाइकिल पे आए, मोटरसाइकिल पे आ रहा है तो इच्छा होगी, कार में आए, कार में आ रहा होगा तो इच्छा होगी, बड़ी कार में आए। इच्छाएं व्यक्ति के जन्म के साथ जुड़ी होती है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है, लेकिन इच्छाएं ही रह जाती है। इच्छाएं आवश्यकता या मांग में नहीं बदल सकती जब तक कि उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास साधन नहीं होते। जिस लड़के के पिताजी के पास पैसे हैं, उसके लिए मोटरसाइकिल आवश्यकता बन जाती है, क्योंकि उसकी जो इच्छा हुई उसको पूरा करने के लिए उसके पिताजी के पास पैसे हैं। तो जब इच्छा और साधन दोनों जुड़ जाते हैं तो वो व्यक्ति की आवश्यकता में बदल जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब इच्छा होती है और इच्छा को पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास साधन होते हैं तो वो आवश्यकता में बदल जाती है। अब बात स्टार्ट होती है, आवश्यकता किसे कहते हैं। तो आवश्यकता की उत्पत्ति इच्छा से होती है, और इच्छा में जब साधन जोड़े जाएंगे, इच्छा में जब आप साधन और ऐड कर देंगे, तब आपकी आवश्यकता बन जाएगी। अब हर चीज की आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकताओं में भी एक आवश्यकता ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं प्रभावपूर्ण आवश्यकता, इफेक्टिव नीड। इफेक्टिव नीड वो होती है जिसको पूरा करने के लिए व्यक्ति का सामर्थ्य होता है। एक उदाहरण से स्पष्ट कर रहा हूं, आपकी पढ़ने की इच्छा होगी। जैसे ही घर में पढ़ने के लिए बैठे तो पता लगा यार अपने पास तो ढंग का पेन ही नहीं है, अपन को पता लगा अपने पास तो खाली नए रजिस्टर ही नहीं है। तो आपकी इच्छा हुई पढ़ने की, इच्छा के अनुसार आपको पेन के रजिस्टर की आवश्यकता हुई। उसको खरीदने के लिए जब आप घर से निकले तो पॉकेट में उसके लिए पैसे लेके निकले, और दुकान पे जाके दुकानदार से कहा, भैया मुझे 10-10 रुपए के 2 पेन देते, 20-20 रुपए के 2 रजिस्टर देते। ये मांग है। तो मांग की उत्पत्ति इच्छा से होती है। जो इच्छा होती है उसे पूरा करने के लिए आपके पास सामर्थ्य होना चाहिए, साधन होने चाहिए। इच्छा और साधन दोनों जुड़ जाते हैं तो आवश्यकता में बदल जाती है, और जिस चीज़ की आवश्यकता होती है व्यक्ति उसकी मांग कर बैठता है। ये साधारण और सरल शब्दों में समझने का तरीका है।
अब अर्थशास्त्र की भाषा में इसको और सरल शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है। मैंने लिखा है, अर्थशास्त्र में किसी भी इच्छा यानी डिजायर तथा आवश्यकता नीड मात्र को मांग या डिमांड नहीं कहा जाता, क्योंकि केवल इच्छा मात्र से कोई वस्तु या सेवा प्राप्त नहीं हो सकती। इच्छा होती है, इच्छा से वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। वस्तुतः जब उपभोक्ता उस वस्तु के मूल्य के रूप में उचित प्रतिफल देने को तत्पर या समर्थ होता है, जब तक उसके पास उचित प्रतिफल चुकाने का कीमत नहीं होगी, मादा नहीं होगा, सामर्थ्य नहीं होगा, तब तक वह मांग में तब्दील नहीं होगी तथा इच्छा प्रभावकारी मानी जाती है। इच्छा प्रभावकारी तभी मानी जाएगी जब उसके पास उसका क्रय सामर्थ्य हो। अतः मूल्य से संबंधित, देखिए यहाँ से लाइन इंपॉर्टेंट है, अतः मूल्य से संबंधित प्रभावकारी इच्छा को अर्थशास्त्र में मांग कहा जाता है। आपको परीक्षा में 2 लाइन का प्रश्न आया कि मांग किसे कहते हैं, और आपने 1 लाइन में जवाब दिया, मूल्य से संबंधित प्रभावकारी इच्छा को मांग कहते हैं। मूल्य इंपॉर्टेंट है, प्रभावकारी इच्छा इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मूल्य और दूसरा प्रभावकारी इच्छा। इच्छा तो सिंपल इच्छा होती है, यहाँ प्रभावकारी इच्छा। प्रभावकारी इच्छा का मतलब हो गया ऐसी इच्छा जिसको पूरा करने का व्यक्ति का सामर्थ्य होता है, वो प्रभावकारी इच्छा कहलाती है। तो अतः मूल्य से संबंधित प्रभावकारी इच्छा को मांग कहा जाता है। मूल्य के अतिरिक्त निम्न 3 बातें और हैं। नंबर 1, मूल्य का प्रभावकारी इच्छा से, मांग का मूल्य से संबंध होना चाहिए, और मांग का संबंध समय अवधि से होना चाहिए। मांग हर समय नहीं की जाती, समय विशेष पे मांग की जाती है। आपको दूध की आवश्यकता है, डेयरी बंद हो गई, दुकान बंद हो गया, रात को दुकानदार के घर जाके घंटी बजा के कहो कि भैया दूध दे दे, तो वो मांग नहीं है, वो आपको झूठ उड़ेंगे, वो पुलिस में शिकायत करेगा आपकी। जब तक दुकान खुली है, जब तक समय है, तब तक मांग होती है, उसके बाद मांग नहीं कहलाती। इस प्रकार दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो मूल्य पर किसी समय विशेष पर क्रय की जाती है। निश्चित मूल्य पर किसी समय विशेष पर क्रय की जाती है। और सरल शब्दों में मैंने लिख के समझाने का प्रयास किया है। इसके आगे अपन देखेंगे मांग विश्लेषण की परिभाषा। एक निश्चित समय निश्चित कीमत पर चाही गई मात्रा मांग कहलाती है। समय निश्चित होता है, कीमत निश्चित होती है, और वो मात्रा जो होती है वो आप डिसाइड करेंगे, वो मांग कहलाती है। उदाहरण के तौर पर 50 रुपये किलो दूध होने पर जोधपुर में दूध की मांग 50 किलो मांगी जाती है। अगर भाव 50 रुपये किलो है तो 50 किलो मांगी जाती है। तो मूल्य आएगी, मात्रा आएगी, स्थान आएगा, तब वह दूध की मांग कहलाएगी। प्रोफेसर बैनम कहता है, किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो उस कीमत पर किसी समय विशेष पर खरीदी जाती है। कोई व्यक्ति खरीदने को तैयार हो जाता है तो मांग की कैटेगरी में आती है। प्रोफेसर पेंसन कहता है, मांग में 3 बातें शामिल होती है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, केवल इच्छा से काम नहीं चलेगा, हम इच्छा को भी प्रभावकारी इच्छा में बदल रहे हैं। उस वस्तु को प्राप्त करने के साधन, साधन का मतलब मूल्य से है यहाँ पे। यदि उसके पास पैसे नहीं हैं तो साधन मतलब वही हो गया, पैसे पर्याप्त होने चाहिए। उस साधन द्वारा उस वस्तु को खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए। आपके जेब में पैसे हैं लेकिन आप पेन खरीदना नहीं चाहते हैं, आपके पेन खरीदना है परंतु आप अभी नहीं खरीदना चाहते, ये सारी चीज़ें मांग कहलाती है। ये सरल शब्दों में अर्थ था। मांग को प्रभावित करने वाले घटक वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मांग को प्रभावित करती है? तो मांग को प्रभावित करने वाले घटक हैं मोटे तौर पे जो मांग को प्रभावित करते हैं, जिनको हमने देखा है। नंबर 1, वस्तु की कीमत। आपने कौन सी वस्तु किस कीमत पर खरीदनी है, ये उसकी मांग कहलाएगी। उपभोक्ता की रुचि कहलाएगी, आदत कहलाएगी, फैशन कहलाएगी। क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, वो सब मांग की श्रेणी में आता है। मौद्रिक व वास्तविक आय, उपभोक्ता की मॉनेटरी इनकम कितनी है और एक्चुअल इनकम कितनी है। मॉनेटरी इनकम वो होती है जो मुद्रा के रूप में प्राप्त की जाती है, और वास्तविक इनकम वो होती है जो मुद्रा के साथ प्राप्त की गई इनकमों के अलावा अन्य साधनों से जोड़ दी जाती है। जनसंख्या में क्या परिवर्तन होता है वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। प्रतिस्थापन तथा पूरक वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन। देखिए 2 प्रकार के
दो प्रकार की वस्तुएं होती है, एक को हम प्रतिस्थापन कहते हैं, दूसरे को हम पूरक कहते हैं। ये पहले भी मैं समझा चुका हूं, फिर समझा देता हूं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वो होती है जब x वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होने पर y वस्तु उसका स्थान ले लेती है, तो वो प्रतिस्थापन कहलाती है। जैसे लिम्का उपलब्ध नहीं है और लिम्का की जगह पेप्सी पी ली गई, थम्सअप उपलब्ध नहीं है, थम्सअप की जगह कोका कोला पी ली गई। तो ये x वस्तु उपलब्ध नहीं होने पर y वस्तु उसका स्थान लेती है, उसे हम प्रतिस्थापन कहते हैं। जबकि पूरक वस्तुएं वो होती है जिसमें x वस्तु यदि उपलब्ध नहीं है तो y वस्तु प्रयोग में ही नहीं ली जाएगी। जैसे कार के लिए पेट्रोल, जैसे कार होगा और कार के लिए पेट्रोल होगा, अगर पेट्रोल ही नहीं है तो कार चलेगी नहीं, स्याही नहीं है तो पेन चलेगी नहीं, तो वो पूरक वस्तुएं हैं। पेन के लिए स्याही पूरक वस्तु है, कार के लिए पेट्रोल पूरक वस्तु है। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है, जो पूरक और प्रतिस्थापन होती है, ये इनका विशेष ध्यान रखना होता है। व्यापार की दशाएं कैसी है, तेजी चल रही है, मंदी चल रही है, ऊपर नीचे क्या है, भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशंका क्या है। देखिए, बहुत सी वस्तुओं की कीमतें भविष्य में बढ़ने की संभावनाएं होती है। जब भविष्य में बढ़ने की संभावनाएं होती है तो वर्तमान में वो चीज़ सस्ती नज़र आती है, और सस्ती नज़र आने का मतलब अर्थशास्त्र में सीधा सीधा सा है, मांग बढ़ेगी। जिस वस्तु की कीमत कम होती है उसकी मांग ज़्यादा होती है। इस प्रकार से कीमत क्या है, बढ़ने की संभावना है या नहीं है। बचत करने की प्रवृत्ति कैसी है व्यक्ति की, कितनी बचत करता है। बहुत से लोग होते हैं 10,000 रुपये कमाते हैं, 9,000 खर्च करके 1,000 रुपये बचाते हैं। बहुत से लोग 10,000 कमाते हैं, 15,000 खर्च करते हैं, 5,000 ओवरड्राफ्ट पे चलते हैं। तो बचत करने की प्रवृत्ति कैसी है, जलवायु कैसा है, मौसम कैसा है, परिवर्तन कैसा है, ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती है। सरकार की नीतियां क्या है, मूल्यों के कंसर्न में सरकार ने कहा पेट्रोल डीजल की कीमत रोज़ घटेगी, रोज़ बढ़ेगी, तो प्रतिदिन कीमत घट बढ़ जाती है, तो सरकारी नीतियों के अनुसार कीमत डिसाइड होती है। ये कीमतें मांग पर आधारित नहीं होती। अन्य कई कारण होते हैं जिसमें व्यक्ति आज खरीदेगा, कल खरीदेगा, बाद में खरीदेगा, मूड चेंज हो गया, परिस्थितियाँ चेंज हो गई, ये सारी चीज़ें भी मांग को प्रभावित करती है। इसी कंसर्न में आगे मांग तालिका, जिसको अपन मांग सूची भी बोलते हैं, तो अब मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ, मांग तालिका या मांग सूची जो होती है वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिगत मांग सूची, नंबर 2 बाजार मांग सूची। व्यक्तिगत मांग सूची किसे कहते हैं, बाजार मांग सूची किसे कहते हैं, यहाँ बिल्कुल क्लियर कट परीक्षा में हर बार आता है, और 90% स्टूडेंट्स इसका मीनिंग तक नहीं लिख पाते, इसका अर्थ तक नहीं बता पाते, जबकि बहुत सरल शब्दों में इसका अर्थ है, व्यक्तिगत मांग तालिका से अभिप्राय किसी दिए हुए मूल्य पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा खरीदी गई मात्रा। मैं बाजार में गया और केले के भाव पूछे, उसने कहा 30 रुपये किलो। अब मुझे लेने कितने हैं मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा सेव क्या भाव दी, 100 रुपये किलो, नारंगी क्या भाव दी, सब 60 रुपये किलो, ये भाव हैं। अब इस पे मैं कितनी मात्रा उससे मांगता हूँ, केला 1 किलो दे दे, नारंगी 1 किलो दे दे, सेव आधा किलो दे दे, ये मेरी मांग है। इसे व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। व्यक्तिगत मांग तालिका से अभिप्राय किसी व्यक्ति विशेष द्वारा दिए हुए मूल्य पर, दिए हुए मूल्य नहीं जो बाजार डिसाइड करता है, दिए हुए मूल्य पर मांगी गई मात्रा से है, वो अपनी मात्रा डिसाइड करेगा, ये व्यक्तिगत मांग तालिका। एक उदाहरण नीचे लिखा है, आम का मूल्य 8 रुपये है, 6 रुपये है, 4 रुपये है और 3 रुपये है। तो इकोनॉमिक्स का सीधा सीधा नियम है कि जब किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तो उसकी मांगी गई मात्रा कम होती है, और जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो व्यक्ति द्वारा मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। तो ये मांग का नियम भी है, यही इकोनॉमिक्स का लॉ है, यही पूर्ति में लागू होगा, यही मांग में लागू होगा, यही सभी जगह लागू होगा। तो आपको एक बार इस चीज़ को ढंग से समझ लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है कि जब भी किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तो उसकी मांगी गई मात्रा कम होती है, और जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ मूल्य पहले ज़्यादा था 8 रुपये, तो मांगी गई 1 इकाई थी, मूल्य घट के 5 रुपये हुआ, मांगी गई इकाई 2 हो गई, मूल्य घट के और 4 रुपये रह गया, मांगी गई इकाई बढ़ गई, मूल्य घट के 3 रुपये रह गया, मांगी गई इकाई और बढ़ गई। तो ये व्यक्तिगत मांग तालिका है। क्लियर। सेकंड, बाजार मांग तालिका।
बिल्कुल स्पष्ट है कि व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग बाजार मांग तालिका कहलाती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। एक्स व्यक्ति की मांग तालिका प्लस वाई व्यक्ति की मांग तालिका प्लस जेड व्यक्ति की मांग तालिका। अब एक्स व्यक्ति किसी वस्तु की 4 इकाई लेता है, वाई उसकी 3 इकाई लेता है, जेड उसकी 1 इकाई लेता है। तो इन चारों का योग 4 3 7 और 1 8, ये 8 जो मांग है ये बाजार मांग तालिका है। किसी दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की एक्स व्यक्ति द्वारा मांगी गई मात्रा, वाई व्यक्ति द्वारा मांगी गई मात्रा, जेड व्यक्ति द्वारा मांगी गई मात्राओं का कुल योग बाजार मांग तालिका कहलाती है। तो बाजार मांग तालिका से अभिप्राय व्यक्तिगत मांग तालिकाओं के समग्र योग से है। मैंने इसको और एक टेबल के रूप में समझाने की कोशिश की है। ये तो पहले व्यक्तिगत मांग तालिका का चित्र बना के समझाया है, जिसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति की मांग जब कीमत जब कम होती है, जैसे इसमें देखिए कीमत जब 1 रुपये थी तो मांगी गई मात्रा ज़्यादा थी, जैसे जैसे कीमत बढ़ी वैसे वैसे मात्रा कम हो गई। ये मांग वक्र बन गया स्वतः ही। आगे जाके आपको मांग वक्र समझाना पड़ेगा। तो मांग वक्र अपने आप ही ऐसे ही बनेगा, जब कीमत ज़्यादा होगी तो मात्रा कम होगी। ये व्यक्तिगत मांग तालिका का चित्र मांग रेखा के द्वारा दर्शाया गया है। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार मांग तालिका क्या होती है। तो देखिए, पहले बाजार मांग तालिका को ढंग से समझाने के लिए व्यक्तिगत मांग तालिका पहले ली है। मूल्य जब 6 रुपये था, ए व्यक्ति की मांग 2 इकाई थी, बी व्यक्ति की मांग 3 इकाई थी, सी व्यक्ति की मांग 1 इकाई थी। तो 3 2 5 और 1 6 ये बाजार मांग हुई। इसी प्रकार से मूल्य के जब 5 रुपये होने पर ए व्यक्ति की मांग 4, इसकी 5, इसकी 3, 4 5 9 3 12, तो ये बाजार मांग हुई। 4 रुपये कीमत होने पर 6 इकाई, 8 इकाई, 4 इकाई, इन तीनों को जोड़ दिया तो 18 इकाई हो गई। 6 4 10 और 8 18। 3 रुपये होने पर 8 इकाई, 10 इकाई, 7 इकाई, तो 8 और 10 18 और 7 25, तो 25 इसकी मांग हो गई। इस प्रकार से मांग तालिका 2 प्रकार की होती है, मांग सूची 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिगत मांग सूची, नंबर 2 बाजार मांग सूची। व्यक्तिगत मांग सूची से अभिप्राय उस मांग सूची से है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा किसी दिए हुए मूल्य पर खरीदी गई मात्रा को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि बाजार मांग तालिका में व्यक्तिगत मांग सूचियों का योग होती है। व्यक्तिगत मांग सूचियों का मतलब एक्स द्वारा मांगी गई मात्रा, वाई द्वारा मांगी गई मात्रा, जेड द्वारा मांगी गई मात्राओं का योग बाजार मांग तालिका कहलाती है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे। धन्यवाद।